Hello friends, welcome to my YouTube channel Shubham Mishra. Friends, today we have got a very special guest with us, and he is one of the most senior journalists of Pakistan. And he needs, I think, no introduction because he has already done so many wonders. I should say because he has covered Olympic Games also. He has covered cricket also, as you know, and he has also shows in Super like Thanda Garam, which I have been a big fan of. And last year he did a World Cup transmission also in GTV News in Pakistan. So let's welcome Wahid Khan sir from Pakistan. Hello sir, कैसे हैं आप? बस मैं खैरियत से शुभम आप बताएं कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स शुभम सर सर सबसे पहले तो कुछ भी पूछने से पहले आपसे पहले अपने एक एज अ फैन मैं आपको ये बता दूं कि मैं आपको बहुत पहले से फॉलो करता हूँ और जियो सुपर जब मैं आपके जो शो आता था ठंडा गरम अब्दुल माजिद भट्टी सर के साथ जो आता जी था जी 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 तरह से आपके जो डिस्कशन उस तरह से आपके जो डिस्कशंस होते थे मतलब एज अ न्यूट्रल फैन जिस तरह से मैं देखता था क्योंकि मैं तो इंडिया से था पर आप जिस तरीके से डिस्कस करते थे और आपकी जो बातें होती थी वो पूरी तरीके से मतलब बाकी जितने एक्सपर्ट्स हैं उनसे हटके होती थी और क्योंकि आपकी जो बातें लगती थी लगता है कि एक फैन जैसे बोल रहा है वैसे आप इस तरह से बातें करते थे दिल से तो ये बहुत अच्छा लगता था देखने में क्योंकि ये चीज थोड़ी यूनिक है जो कि आजकल मतलब देखने को नहीं मिलती तो इसलिए ये चीजें बहुत अच्छी लगती थी तो तब से मैं आपको फॉलो करता हूँ लास्ट ईयर जो आपने ट्रांसमिशन करी थी जीटीवी न्यूज पे वो भी जी बहुत जी ही मुझे मजेदार थी सुनने में वर्ल्ड कप की तो जो सर बड़ी अच्छी हुई थी जी सर भाई तो तब से सर मतलब मैं तो फॉलो करता ही हूँ और सर आपसे एक क्वेश्चन ये है कि अभी कोई भी क्रिकेट के बारे में बात करने से पहले आपसे ये है कि सर जर्नलिज्म में जब आप आए तो आपको मतलब किस चीज ने सबसे ज्यादा इंस्पायर किया कि मैं चलो इसको प्रोफेशनल करियर बनाता हूँ और मतलब आगे चल के उसको एज अ प्रोफेशन लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे जो है वो फील्ड्स में आई थिंक पता नहीं मुझे पाकिस्तान का तो नहीं पता लेकिन इंडिया में तो कोई स्ट्रीम में भी ये पढ़ाया नहीं जाता है कि जर्नलिज्म जब तक हम 12th पास ना कर लें क्योंकि इंटर के बाद ही हमें ये चीजें एज अ स्ट्रीम में ऑप्शन मिलता है कि हम क्या करना चाहते हैं वो भी एज अ प्रोफेशनल कोर्स क्योंकि आर्ट कॉमर्स या साइंस ही ज्यादातर हमारे यहाँ प्रेफर किया जाता है कि बच्चा किस फील्ड में जाना चाहता है कोई जर्नलिज्म के बारे में पूछता भी नहीं क्योंकि अगर हम एज अ मदर एंड फादर को भी अगर ये बताते हैं कि हम मेरा इंटरेस्ट उधर है तो भी मदर फादर थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं कहते हैं कि मुझे इस फील्ड के बारे में ज्यादा पता नहीं है या इसका स्कोप है होगा कि नहीं होगा फिर उनको एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं कि नहीं यार वो वहीद खान सर हैं और माजिद भट्टी सर हैं या विक्रांत गुप्ता हैं या मतलब इस टाइप के जितने भी हैं सबको बताना पड़ता है कि नहीं तो फिर थोड़ा सा ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम है इसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है इट्स द सेम इन पाकिस्तान यहाँ पर भी जो है वो इंटर के बाद ही जो है जर्नलिज्म कोर्सेज होते हैं मास कम्युनिकेशंस के व्हेन यू गो इनटू यूनिवर्सिटी लेवल पे अवेलेबल है अभी कुछ इंस्टीट्यूट्स में स्टार्ट हो गया है प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे मशहूर जो है आईबी है आईबीएम है ये लोग अब अपने मीडिया कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं अलग से लेकिन यू आर राइट कि पाकिस्तान इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि लाइक फ्रॉम ओ लेवल और मैट्रिक लेवल आपको नहीं ये ऑप्शन मिलता कि आप जर्नलिज्म में जाए ना जाए कभी कभार इसकी बहुत कमी महसूस होती है बिकॉज आई थिंक यू राइट के मैट्रिक लेवल से या ओ लेवल से एक ऑप्शन होना चाहिए बच्चों के पास कि अगर वो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं मीडिया में आना चाहते हैं क्योंकि अब जो है शुभम मसला ये है कि मीडिया इतना फैल गया है इट्स ब्रांच्ड आउट इनटू सो मेनी मतलब ऑप्शंस कि अब ब्रॉडकास्ट भी है मीडिया क्या सकते प्रिंट भी है आपका वायर सर्विसेज भी है फिर प्लस वेब ऑनलाइन इतनी चीज़ें आ गई हैं यूट्यूबिंग है तो आई थिंक एट अर्ली स्टेज अगर बच्चे को मौका मिल जाए तो वो बहुत अच्छा है कि उसको मौका मिले यहाँ पर भी वही इशू चल रहा है लेकिन जो आपने मुझसे सवाल किया कि व्हाट इंस्पायर्ड मी टू कम इनटू जर्नलिज्म वेरी सिंपल स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट कैसे बोलते हैं शुभम क्योंकि मैं क्रिकेट का मतलब समझ लें कि जब से होश संभाला उस वक्त से मैं क्रिकेट का बस आई बीन सो पैशनेट अबाउट क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स जनरली तो लाइक आई ऑलवेज फेल्ट के मतलब पढ़ाई में मैं इतना कोई खास अच्छा था नहीं तो मैंने हमेशा यही सोचा कि जो है दिस इज़ द बेस्ट वे कि क्रिकेट का शौक भी पूरा हो जाएगा और प्लस जर्नलिज्म भी मतलब हम कर लेंगे तो जर्नलिज्म लाइक आई वाज इंटरेस्टेड इन कमिंग क्योंकि कैसे बोलते हैं क्रिकेट की वजह से बेसिकली आई केम इनटू जर्नलिज्म यस सर तो सर अगर क्रिकेट के ऊपर अगर आप बात करें क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के इस समय करेंटली सीरीज भी चल रही तो सबसे पहले अगर मैं इंडियन क्रिकेट के ऊपर बात करूं क्योंकि मैं इंडिया से तो ऑब्वियस है कि मैं पहले इंडिया की बात करूंगा तो इंडियन क्रिकेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपने अभी जो लास्ट टेस्ट मैच अभी देखा है इंडिया का जो फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ था उसमें जो सेकेंड इनिंग्स में मतलब जो शॉकिंग परफॉर्मेंस थी इंडियन टीम की 36 ऑल आउट तो वो आपने मतलब एक्सपेक्ट किया था या आपको क्या लगा कि
बाकी पिच इतनी ज्यादा खराब हो गई थी बॉलिंग मतलब बैटिंग के लिए कि इतनी ज्यादा मतलब स्विंग सीम होने लगी या अनप्लेबल हो गई थी वहां पर खेलना, क्योंकि उसी पिच पर 1 घंटे बाद ऑस्ट्रेलियन बैटिंग करने आए तो वहां पर एक विकेट भी नहीं निकल रहा था इंडियन बॉलर्स से। तो इसका मतलब है कि पिच में ऐसा कोई डीमंस नहीं थे, बहुत ज्यादा कोई मतलब हरकत नहीं कर रही थी गेंद। हाँ ठीक है, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी, पर टेस्ट क्रिकेट में आपको अच्छी बॉल्स तो मिलेंगी, तो आपको वहां पर लूज रिलीज तो मिलती नहीं है। तो आपको क्या लगता है सर कि इंडियन बैट्समैन ने मतलब एप्लीकेशन नहीं दिखाई या उनकी तरफ से वो इंटेंट, जैसे विराट ने बाद में कहा था कि इंटेंट नहीं दिखी, तो आपको क्या लगता है कि मिसिंग क्या था वो सेकंड इनिंग्स में? क्योंकि ठीक है आप कोलैप्स होते हो, लेकिन आप जिस तरीके से कोलैप्स होते हो 36 ऑल आउट, मतलब ये तो टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस थी इंडिया की, और ओवरऑल भी देखेंगे तब भी आप शायद सेकंड वर्स्ट है। तो आप किस तरीके से देखते हो वो सेकंड इनिंग्स का जो आप 36 का एक तरह से मैं कहूंगा कि इंडियन क्रिकेट पे धब्बा ही लग गया है, तो आप कैसे देखते हैं उसको? आई थिंक देखें, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं ना तो लाइक यू विल सी मेनी इंस्टेंसेस इन क्रिकेट हिस्ट्री के जहाँ कभी कभार ये ऐसे सेशंस आते हैं जहाँ हर चीज़ जो है वो गलत होती है। बॉलर्स की मतलब नॉर्मली जो बॉल एज लेके निकल जाएगी स्लिप में से, कैच ड्रॉप हो जाएगा या बीट होगा बैट्समैन, वो स्पेल ऐसा होता है, वो सेशन ऐसा होता है कि वो हर एज लगती है और सीधे फील्डर के पास जाती है। तो वही हुआ इंडिया के साथ। आई थिंक दे गॉट कॉट इन दिस वॉर्टेक्स, और उससे निकलना इसलिए मुश्किल हुआ इनको क्योंकि मौका ही नहीं मिला समझने का कि कोई एक छोटी सी पार्टनरशिप लगती, 20-25 की पार्टनरशिप पे लग जाती तो शायद वो ठहराव आ जाता। तो वो ठहराव ही नहीं आया, और उसमें एक थोड़ा सा इशू आई थिंक जो आया वो ये आया कि लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे आजकल अब ये नहीं समझ में आता शुभम के ये जो नाइट वॉचमैन वाला कॉन्सेप्ट है क्यों है। आई मीन ये उस जमाने में चलता था जब रेस्ट डे हुआ करते थे टेस्ट में, या पिचेस अनकवर्ड होती थी, वो सब समझ में आता है। लेकिन अब आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में लाइक सेंडिंग इन नाइट वॉचमैन मेक्स नो सेंस टू मी, स्पेशली टू जस्ट टू प्ले आउट 2 or 3 overs इन द इवनिंग। इट मेक्स नो सेंस टू मी। तो मैं समझता हूँ कि एक तो वो एक थोड़ा सा इशू आया इंडिया को कि जब वो प्ले स्टार्ट हुआ तो बुमराह खेल रहा था। शायद अगर कैसे बोलते पुजारा खेल रहा होता तो सिचुएशन डिफरेंट होती, लेकिन वो एकदम से जो मतलब विकेट गिरी तो उसके बाद तो सिलसिला स्टार्ट ही हो गया। बट आई डोंट थिंक this 136 should reflect on the ability of the Indian team or Indian batsmen. The Indian batsmen are much better than this, we know that. This was one of those really bad days at the office. इसका कोई explanation नहीं है। कोहली भी कहता है इंटेंट नहीं था, ये नहीं था, मतलब मैं इन चीज़ों में नहीं मानता। मतलब सब कुछ होता है। होता ये है कि क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि आप चाह भी रहे होते हो कुछ सही करना, वो मतलब इट्स जस्ट दैट पीरियड, आप कुछ भी सही नहीं कर सकते। आपका दिमाग कह रहा होता है कि यार इसको मैंने ऐसे खेलना है या इसको मैंने छोड़ना है, लेकिन फिर भी आप मतलब कैसे बोलते हैं इनवॉलंटरली आप जाके वो गेम खेलते हो और कैच आउट। आई थिंक इट वाज जस्ट वन ऑफ दोस बैड डेज। इफ यू रिकॉल 2002 में पाकिस्तान जब खेला था शारजाह में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, आई कवर्ड दैट टेस्ट मैच। उससे पहले हम कोलंबो खेल के आए थे। कोलंबो में हम 30 या 35 रन से हारे थे ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच, बड़ा अच्छा टेस्ट मैच हुआ था। वी केम टू शारजाह और वहां पर वी गॉट आउट फॉर 50 आई थिंक 9 and 53। एंड आई रिमेंबर के जब 53 में आउट हुए थे हम तो फर्स्ट डे पे या आई थिंक थर्ड डे, तो मुझे उस वक्त जो कोच था पाकिस्तान टीम का रिचर्ड पाइवर्स मिला नीचे होटल लॉबी में। तो लाइक ही वाज आई वाज लाफिंग, तो ही वाज आल्सो स्माइलिंग। तो मुझे कहने लगा कि देयर इज ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग टू एवरीथिंग। तो मैंने कहा व्हाट्स द सिल्वर लाइनिंग इन दिस, कि आप 59 पे आउट हो गए। तो ही सेड कि वी कांट गेट एनी वर्स देन दिस। वही वो ये सेकंड इनिंग में उससे भी वर्स हो गया, 53 पे ऑल आउट हो गए। तो आई थिंक क्रिकेट एक ऐसी चीज है कि इट्स जस्ट हैपेंस, यू नो। आई डोंट थिंक यू शुड कीप दिस इन माइंड के इसकी वजह से मतलब इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द इंडियन बैटिंग। हाँ ये जरूर होता है कि एक स्कार छोड़ जाता है मेंटली साइकोलॉजिकली। ये अब हमें देखना है कि मेलबर्न में हाउ क्विकली द इंडियन बैटिंग कम्स आउट ऑफ दिस। यू नो इट्स अ स्कार, इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। अब जब ये आएंगे बैटिंग करने तो इनके जहन में बिल्कुल होगा कि हम 36 पे आउट हुए हैं, वी कुडंट प्ले देम प्रॉपर्ली। तो द टेस्ट विल बी व्हेन दे प्ले इन मेलबर्न कि हाउ क्विकली दे कम आउट ऑफ दिस। क्योंकि ये इंडियन बैटिंग इतनी ऐसी नहीं कि 36 पे बार बार आउट होगी, लेकिन इट वाज जस्ट बैड डे फॉर इंडिया। एंड आई थिंक अगर आप देखो बहुत सारी बॉल जो थी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दे वर अनप्लेबल बॉल। आई मीन पुजारा को जो पड़ी वो कोई बैट्समैन भी होता है उसने खेलना ही था यार। मसला ये कि एक अच्छा बैट्समैन जो है, एक बुरा बैट्समैन तो शायद बीट हो जाए एक अच्छी गेंद पे, लेकिन जो अच्छा बैट्समैन होता है टेक्निकली वो खेलता ही खेलता है हर सूरत में, जैसे पुजारा ने खेला। तो आई थिंक बैड डे फॉर इंडिया एंड नो वन एक्सपेक्टेड दिस ऑब्वियसली। मतलब मी ऑफ ऑल द पीपल, मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि ऐसा होगा। मैं तो 12 बजे को उठाऊं यहाँ पर अपने टाइम से, तो 12 बजे का ये होता था कि एक सेशन खत्म हो गया, सेकंड सेशन चल रहा है, तो आराम से देखते थे स्कूल से बैठ के। तो मैंने सेट डाउन एंड लाइक आई लुक्ड एट दिस थिंग कि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा है, तो मैं थोड़ा सा एकदम परेशान हो गया। मैंने कहा ये ऑस्ट्रेलिया कहाँ से बैटिंग करने आ गया है मेरे। तो फिर पता चला 36 पे। इट वाज शॉकिंग, टोटली शॉकिंग।
But I don't think it will reflect on the remaining test matches. एक स्कार है, लेकिन I think the Indian batsmen are seasoned enough to now come out of this very quickly. यस सर। सर मतलब इसी टेस्ट मैच से रिलेटेड एक और सवाल है, ये कि मतलब पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल का बहुत ज्यादा कंपैरिजन हो रहा था कि किसे ओपन करना चाहिए था फर्स्ट टेस्ट मैच से पहले, लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि बैक करना चाहिए पृथ्वी शॉ को, क्योंकि अगर आप चांस दे रहे हो तो फिर आप पूरा चांस दो उसको, तो बैक करो। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड देखो पृथ्वी शॉ के, इससे पहले जो न्यूजीलैंड टूर हुआ था कोरोना के पहले, तो वहां पे भी वो उसी तरीके से आउट हो रहे थे लगातार, मतलब इंप्रूवमेंट उनको उन्होंने कोई दिखाई नहीं। और उसके बाद फिर आईपीएल में भी वो शॉर्ट बॉल से भी परेशान हुए, टेक्निक में फुटवर्क की बात करते हैं कि उनके पैर नहीं चलते हैं। वैसे ही पहली टेस्ट मैच की पहली बॉल से पहले जो है वो रिकी पॉन्टिंग ने भी कमेंट्री पे यही बोला था कि जिस तरह से उनके फुटवर्क नहीं चल रहे हैं, और वैसे ही वही चीज अगली बॉल में मिचेल स्टार्क ने उससे पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया, वैसे ही आउट किया। तो मतलब आप कैसे देख रहे हो कि पृथ्वी शॉ की टेक्निक तो मतलब फ्लॉज तो है उनकी टेक्निक में, लेकिन जिस तरह से मतलब टीम मैनेजमेंट उन्हें लगातार मौके पे मौके देता जा रहा है, तो क्या वो उनके लिए एज अ प्लेयर वो उनको बिल्ड करने में हेल्प करेगा या फिर वो खराब करेगा? क्योंकि मतलब देखा ज्यादातर यही जाता है कि अगर प्लेयर अगर खराब फॉर्म में अगर आप उसे पुश करते हो तो फिर प्लेयर फिर नीचे ही जाता है, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। तो क्या यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग बेटर नहीं होगा कि शुभमन गिल को चांस दे और पृथ्वी को थोड़ा सा बाहर करके उन्हें अपने गेम पे थोड़ा सा सोचने का मौका दे, या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके टेक्निक के इम्प्रूवमेंट लाके थोड़ा सा उनमें मतलब अंदर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करें? क्योंकि इस समय जो पृथ्वी शॉ जिस तरह से खेलते हैं वो लगता है कि अभी आउट हो जाएंगे, अगली बॉल पे आउट हो जाएंगे, ऐसे ही लगता है। तो मतलब शुभमन गिल पे आपको क्या ओपिनियन है कि उन्हें ही दूसरा टेस्ट मैच में खेलना चाहिए या फिर पृथ्वी को एक और चांस देना चाहिए? आपका मतलब इस पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल के शुभमन देखिए, पृथ्वी का जो मसला है ना वो तो सबको पता है कि मतलब उसका थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, फ्लॉज है। एक तो उसका हाई बैकलिफ्ट बहुत हाई है, फिर प्लस उसका ट्रिगर मूवमेंट होता है बैकफुट का पीछे की तरफ, अब उसके है इश्यूज है। लेकिन एट द सेम टाइम बात ये है कि ये भी आपको पता है और हमें भी पता है कि ही इज गॉट सम मतलब जब थोड़ा सेटल हो जाता है तो ही इज गॉट वंडरफुल शॉट्स का उसके पास वो है, ऑप्शंस हैं। आई थिंक थोड़ा सा उसको जो खिलाया गया फर्स्ट टेस्ट में ऐसी यही सोच के खिलाया गया कि यार अगर ये चल गया तो ये मतलब ही विल बी आइडियल फॉर ऑस्ट्रेलियन विकेट्स, एंड ही इज आइडियल फॉर ऑस्ट्रेलियन विकेट्स। मैं ये बताऊं कि उसके बाद जो शॉट्स है वो ऑन द राइज बहुत अच्छा खेलता है। लेकिन व्हाट यू आर सेइंग इज राइट नाउ इज के अब मसला ये है कि देखें, आज मी पर्सनली आई वुड गिव हिम वन मोर टेस्ट मैच, ठीक है? इसलिए क्योंकि अगर आप एक प्लेयर को आपने एक प्लेयर को खिला दिया एक टेस्ट, तो उसको फिर 2 टेस्ट तो खिलाए, सो दैट यू नो फॉर श्योर ही नो। क्योंकि एक प्लेयर के माइंड में ये कभी नहीं रह जाना चाहिए कि यार देखो मतलब मुझे एक ही चांस दिया मुझे फिर हटा दिया। ही शुड बी कंटेंट इन द फैक्ट कि हाँ मुझे पूरे चांस मिले, मुझे 4 इनिंग्स मिली, मैं नहीं कर पाया इसलिए अब मुझे निकाला गया। तो वो जाके फिर मेहनत करेगा डोमेस्टिक में, he'll work on his technique, he'll do these things. But if he's not happy कि मुझे एकदम से एक मैच के बाद फारिग कर दिया, तो वो थोड़ा उसको हमेशा इशू रहता है। तो आई थिंक प्ले हिम इन दिस टेस्ट मैच, आई वुड प्ले हिम इन दिस टेस्ट मैच, ठीक? और अगर इस टेस्ट मैच में वो नहीं चलता तो फिर ठीक है, फिर आप शुभमान गिल को ट्राई करें अगले टेस्ट में। बट रिमेंबर दिस कि आप पृथ्वी को खिलाओ। यहाँ पर अब मसला ये है ना कि आप पृथ्वी की जगह अगर आपको कोई और पक्का ओपनर आ रहा हो, उसकी जगह कोई ऑप्शन हो आपके पास कि आप कहें कि यार हमारे पास, अब मैं एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूं कि आप कहें कि जी हम धवन से ओपनिंग करवा लेते हैं, तो मैं कहूँ ठीक है जी आप पृथ्वी शॉ को बिठा दो क्योंकि धवन एक बड़ा सीजन प्लेयर है एंड यू कैन टेक अ चांस ऑन हिम। या आप कहोगे जी हम केएल राहुल से हम ओपनिंग करा लेते हैं, तो मैं कहूँ ठीक है यार वो एक सीजन प्लेयर, उससे चांस लो। लेकिन जो आप रिप्लेसमेंट लेके आओगे उसका, वो भी कीप इन माइंड कि वो भी एक नया प्लेयर है, वो भी एक ऐसा प्लेयर है कि यू नॉट श्योर कि वो क्लिक करेगा नहीं करेगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है? सो आई थिंक इट्स बेटर गिव हिम वन मोर चांस। उसके बाद फिर अगर नहीं चलता तो ठीक है, देन टेल हिम टू, फिर उसके बाद वो जाए अपनी टेक्निक पे वर्क करे, डोमेस्टिक में टाइम स्पेंड करे, और उसके बाद फिर आके मतलब ट्राई टू कम बैक टू द इंडियन टीम। एक जो मसला है ना शुभम, यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान में, खास करके पाकिस्तान में जो मैंने नोट किया जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, जिसकी वजह से अब फ्रीक्वेंट हम चेंजेस देख रहे हैं टीम में। एक तो ये क्योंकि T20 क्रिकेट अब इतनी हो गई है कि T20 क्रिकेट इज बीइंग प्लेड देन टेस्ट क्रिकेट, ठीक है? अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप ये लीग्स की वजह से आप ये कर रहे हैं कि आप प्लेयर्स को फास्ट ट्रैक कर रहे हैं दोनों मुल्कों में टेम के अंदर, ठगा आप सीधे डाल देते हैं उसको कि जो T20 में अच्छा किया डाल दो इसको। अब मसला ये होता है कि वो T20 की परफॉर्मेंस पे अगर आप उसको फिर टेस्ट के लिए कंसिडर कर रहे हो या इवन 50 उसके लिए कंसिडर करो, आई थिंक दैट्स अ बिग रिस्क, क्योंकि टेक्निकली टेस्ट क्रिकेट रिक्वायर्स इज अ टोटली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ गेम फ्रॉम T20 एंड वनडे क्रिकेट। वनडे तो फिर भी चले, एक 50 ओवर का ऑप्शन होता है, 50 ओवर, बट T20 बिल्कुल डिफरेंट चीज है। आई थिंक ये प्रॉब्लम जरा आ रहा है पाकिस्तान में, खास करके प्रॉब्लम आ रहा है कि हम बहुत जल्दी प्लेयर्स को T20 की बेसिस पर हम
टीम में डाल रहे हैं। अभी अब्दुल्ला शफीक का जो आपके सामने मिसाल है न्यूजीलैंड में, उसके साथ भी यही हुआ है कि ही इज बीन एक्सपोज्ड इन न्यूजीलैंड के, उसको टाइम लगेगा। तो आई थिंक वी नीड टू अब पृथ्वी शॉ, मेरे हिसाब से अगर पृथ्वी शॉ ने 50 फर्स्ट क्लास मैच जब ये खेल के आएगा, या 30 या 40 फर्स्ट क्लास मैच खेल के जब ये इंडियन टीम में आएगा, दिस यू वुड सी अ टोटली डिफरेंट पृथ्वी शॉ, क्योंकि वो सीजन होके आएगा, पक्का होके आएगा। तो आई थिंक थोड़ा सा इसके ऊपर द सेलेक्टर्स नीड टू लुक एट दिस। गंगूली ने भी अपने इंटरव्यू में कहा कि आइडियली आई वुड लाइक टू सी अ प्लेयर प्ले एटलीस्ट 2 to 3 सीजंस ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट, देन आई वुड कंसीडर हिम फॉर द इंडियन टीम, एंड आई थिंक दिस इज द वे टू गो अबाउट इट। एग्जैक्टली सर। सर अगर आप देखोगे अभी विराट कोहली तो फर्स्ट टेस्ट मैच के बाद अपने इंडिया वापस आ गए, तो अगर अजिंक्य रहाणे को एज ए कैप्टन अगर आप मतलब एनालाइज करो, क्योंकि बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि रहाणे जो है एज अ कैप्टन उतने ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं होंगे, क्योंकि उनकी खुद की फॉर्म इस समय नीचे लगी हुई है, तो मतलब उनका कॉन्फिडेंस उतना हाई नहीं होगा, ऐसा भी ओपिनियन है। लेकिन मतलब मेरा ऐसा मानना है कि अभी इस करंट सेटअप में अजिंक्य रहाणे बहुत शूट कैप्टन है, क्योंकि जितने भी 2 मैचेस में उनको कैप्टनसी मिली है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो धर्मशाला में जो उन्होंने करी थी और अफगानिस्तान के साथ जो करी थी, हालांकि उसको तो मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा क्योंकि वो तो मिनो रैंक टीम थी, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के साथ करी थी उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो डिसाइडिंग मैच था, और उस डिसाइडिंग मैच में जिस तरह से प्रेशर सोक किया था पूरा अजिंक्य ने, और मतलब स्ट्रेटेजिकली मुझे बहुत पसंद आया था कि जिस तरीके से उन्होंने कैप्टनसी करी थी वो स्क्रंच मैच में। तो आप कैसे देखते हो कि ये रिमाइंडर ऑफ द सीरीज में मतलब 3 टेस्ट मैचेस हैं अजिंक्य के सामने, और उनके सामने मतलब पूरी सीरीज एक तरह से दांव पे लगी हुई है, तो आप एज अ कैप्टन उन्हें किस तरह से एनालाइज करते हो कि कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा? आज मैं पढ़ रहा था ईशांत शर्मा को, एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें ईशांत ने कहा है कि इंडिया के लिए अच्छा है कि रहाणे इज बॉलर्स कैप्टन, और अनलाइक कोहली ही इज वेरी काम एंड कंपोज्ड, और वो बॉलर को पूरा मतलब से देता है कि तुम अपनी फील्ड सेट करो, अपने हिसाब से बॉलिंग करो, एंड ही इज वेरी काम। आई डोंट गो विद दिस कि रहाणे इज नॉट इन फॉर्म में वो है, वो ठीक है, क्योंकि पहली में जिस तरह वो खेला वो फॉर्म में नजर आया मुझे, ठीक है। सेकंड में तो सभी फेल हुए ना, कौन चला सेकंड में, तो आई थिंक ही इज इन फॉर्म, तो दैट्स नॉट एन इशू। maybe I think to come out of the situation of this 36 all out situation, you needed Kohli के a sort of emotional sort of captain, एक मतलब pumped up captain जो आपको push करे कि नहीं यार करो, बट ठीक है, कोहली ने पहले एक डिसीजन ले चुका था वापस जाने का, तो ही इज गॉन बैक। तो आई थिंक रहाणे हैंडल कर सकता है इफ ही इज काम एंड कंपोज्ड, बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक ही हैव टू कंट्रीब्यूट अ लॉट विद द बैट। उसको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि एज अ कैप्टन आई हैव टू गेट रन्स नाउ, एंड गुड रन्स, नॉट जस्ट 30-40, उसको अब अच्छे रन्स करने पड़ेंगे। तो आई थिंक इफ ही गेट्स रन्स सॉरी इफ ही गेट्स गुड रन्स, उसकी कप्तानी भी बहुत अच्छी होगी। देखें, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अनबीटेबल शुभम, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया अनबीटेबल नहीं है, ये हमने देख लिया पहले इनिंग्स में। वो स्टीव स्मिथ पे बहुत ज्यादा रिलाय करते हैं, वार्नर फिर नहीं है सेकंड टेस्ट में, ठीक है, दे डिपेंड अ लॉट ऑन स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ अगर नहीं चलता ना उनका, तो उनके लिए बहुत इश्यूज आते हैं। आई थॉट कि इन द फर्स्ट टेस्ट इंडिया से बहुत बड़ा ब्लंडर ये हुआ कि इंडिया थोड़ा रिलैक्स कर गया फर्स्ट इनिंग्स में, टू बी ऑनेस्ट। इंडिया when India had them down at 100 something for 6 or 7, there was no way कि you should have allowed them to get so close to the first innings total of 243। वो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, और उसको अगर आप उठा के देखो ना, if you analyze, if you look at the Indian team जो उस वक्त फील्ड में थी, बहुत रिलैक्स हो गए थे, मतलब दे वर लाइक दे वर हैप्पी। हम लोग लास्ट के 3 ईयर से देख रहे हैं कि टेलेंडर्स इंडिया को बहुत परेशान करते हैं। हाँ, ये गलत है ना, देखे दे रिलैक्स्ड, हंसी मजाक, मतलब खुश, ठीक है आप विकेट ले खुश हो रहे हैं, बट ऑलवेज रिमेंबर द जॉब इज नॉट डन टिल यू हैव 10 विकेट्स। ये होती है क्लियर इंस्टिंक्ट। जो मैं हमेशा यही मिसाल देता हूँ कि जो आपकी इनविजिबल साइड्स रही हैं हिस्ट्री में, चाहे वो डॉन ब्रैडमैन की 47 की साइड थी, चाहे वो आपकी क्लाइव लॉयड की वेस्ट इंडीज साइड थी, चाहे वो स्टीव वॉक की वेस्ट इंडीज टीम थी, इन सब में एक चीज मुश्तरक थी, और वो ये थी कि ये किलर इंस्टिंक्ट वाले प्लेयर्स होते थे, ये छोड़ते नहीं थे आपको। एक बार आप 7, इफ यू आर 7 डाउन देन फॉरगेट इट कि आपको रिकवर करने देंगे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडियन टीम के साथ, और इवन एट टाइम्स विद ऑल एशियन टीम्स, वेदर इट्स बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, वी लैक दैट किलर इंस्टिंक्ट एट द राइट टाइम, एट द एंड ऑफ द इनिंग्स। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि वहां इंडिया ने बहुत बड़ा, मतलब इंडिया गेव अवे 50 एक्स्ट्रा रन्स टू माय माइंड। अब आप सोचें अगर वही 100 की लीड होती फर्स्ट इनिंग्स की इंडिया के पास, थिंग्स कुड हैव बीन सो डिफरेंट। मे बी एक कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट था बैट्समैन का, दे कुड हैव गॉट ओवर दैट स्पेल्स फ्रॉम कमिंस एंड हेजलवुड। अब तो वो इफ्स एंड बट्स वाली बात है, बट
ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अनबीटेबल। मुझे सिर्फ ये लगता है कि रहाणे अगर रन करेगा, पुजारा कंट्रीब्यूट करे, दे जस्ट नीड सम रन ऑन द बोर्ड। अगर इनको रन अच्छे मिले तो ये तो हमने देखा कि बॉलिंग अच्छी है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है भाई कि शामी इंजर्ड हो गया। टू मी दैट्स अ बिग सेटबैक फॉर इंडिया, क्योंकि आपका 3 पेस अटैक जो है अब वो उसको फर्क पड़ेगा। यू ऑलवेज नीड अ टॉप क्लास 3 पेस अटैक इन ऑस्ट्रेलिया एट द लीस्ट। तो ये अब इंडिया किस तरह इसको ओवरकम करता है ये देखना पड़ेगा कि इसको किस तरह वो मतलब हैंडल करते हैं। उनके पास एक ऑप्शन ये है कि अगर जडेजा फिट है, इफ ही इज अवेलेबल फॉर द टेस्ट, मतलब मैं तो कहता हूँ कि आप जडेजा को भी डालो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग, प्रैक्टिस भी कर रहे थे आज नेट हाँ, तो इंस्टेड ऑफ प्लेइंग स्पेशलिस्ट बैट्समैन, गो इन विद जडेजा। तो आपको फिर जडेजा इज अ वेरी गुड बैट्समैन। मतलब आप उसको ये सोचना कि वो वाइट बॉल का प्लेयर है, ये ऐसा कुछ नहीं है। वो टेस्ट क्रिकेट भी बहुत अच्छी खेल सकता है, ही इज केपेबल ऑफ गेटिंग रन्स इन टेस्ट क्रिकेट आल्सो। प्लस आपको बॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब लेफ्ट आर्म स्पिन मेक्स अ बिग डिफरेंस ऑन ऑस्ट्रेलियन विकेट्स। तो इंडिया को बस ये शामी वाला मुझे लगता है ज्यादा इनको ये अफेक्ट करेगी ये चीज। तो रहाणे के लिए चैलेंज ये है कि आई डोंट थिंक उसकी कप्तानी में कोई इतना इशू आने वाला है, लेकिन जो इशू मेन उसके लिए होगा वो ये होगा कि ही हैज टू गेट रन्स हिमसेल्फ। अगर वो रन्स करेगा तो तुम देखना ये ऑटोमेटिकली स्मूथली ये टीम चलेगी। यस सर। मेरा एक और है इसी से सीरीज से रिलेटेड, मतलब मैं आपकी एक तरह से प्रेडिक्शन ही जानना चाहूंगा, क्योंकि 1 टेस्ट तो इंडिया पूरी तरह से डाउन है, अब 3 टेस्ट बाकी हैं, तो आप उस पर मतलब आप प्रेडिक्शन अगर करो तो आपकी प्रेडिक्शन क्या होगी कि 2 ऑल हो सकता है या फिर ऑस्ट्रेलिया मैंने एक तो पहले मैंने सीरीज 2-1 की प्रेडिक्शन की थी। आई हैड मेड इट 2-1 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक स्टिल 2-1 ओनली, इट विल बी 2-1, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सिडनी में बारिश का है पास, और आई डोंट थिंक शायद रिजल्ट है उस टेस्ट मैच का, तो उसका रिजल्ट नहीं आता सिडनी का, तो बेसिकली आपका 3 मैचेस रह गया। तो आई थिंक इट शुड बी 2-1। इवन नाउ आई स्टैंड बाय माय प्रेडिक्शन के इट विल बी 3-1, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंडिया फाइट बैक करेगा। एक टेस्ट में तो इंडिया को आना चाहिए वापस। तो टू मी इट्स 2-1 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। लोग तो बहरहाल इसके बाद कह रहे हैं कि 3-0 भी हो सकता है, 4-0 भी हो सकता है, बट आई डोंट थिंक ये इंडियन टीम इतनी हल्की है कि ये 4-0 और 3-0 होगी। यस सर। अभी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है तो उसके लिए भी मतलब एक हर एक टेस्ट मैच मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो नया रूल निकाला है ना आईसीसी ने कि वो परसेंटेज ऑफ पॉइंट्स अर्न, तो ये वाला तो वो थोड़ा सा मतलब टिपिकल बना दिया, क्योंकि बहुत इजी था पहले कि जिसने ज्यादा पॉइंट्स अर्न किए उसके लिए आसान था कि वो क्वालिफाई करता। पर अब इंडिया को न्यूजीलैंड से बहुत अच्छी टक्कर मिली, क्योंकि उधर न्यूजीलैंड जो है अपने सारे मैचेस जीतता जा रहा है। न्यूजीलैंड तो देखे ना, अब न्यूजीलैंड का तो सिंपल है कि न्यूजीलैंड बीट पाकिस्तान और फिर उनकी अगली सीरीज किससे है, वो अगर वो जीतता है तो वो तो फिर इंडिया से ऊपर चले जाएंगे पॉइंट्स टेबल पे। यस सर। तो मतलब यार शुभम देखें, मैं तो ये मानता हूँ कि यार ये जो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, टू मी इज जस्ट अ गिमिक। सीधी सी बात है, ये मतलब मेरे लिए कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं है कौन फाइनल खेल रहा है, इसलिए क्योंकि यार ये कौन सी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है जिसमें के सारी टीमें एक तो आपस में खेल ही नहीं रही। सबसे बड़ा मसला ये है, हाउ डू यू डिसाइड अ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विदाउट एवरी टीम प्लेइंग अगेंस्ट ईच अदर। To me, a world test championship without a Pakistan-India test match is useless. It makes no sense at all to me. ठीक। दूसरा, होम एंड अवे कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब वो अजीब सा एक कॉन्सेप्ट उन्होंने अपना खुद का क्रिएट किया हुआ। भाई अगर आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप करा रहे हो, हाउ डू यू असेस द टीम विदाउट गिविंग हिम अ फेयर चांस कि वो 2 टेस्ट घर पे खेले और 2 टेस्ट जाके फिर ऑस्ट्रेलिया में खेले। तो फिर आपको पता चले कि हाँ, जैसे चैंपियंस लीग फुटबॉल में होता है कि आप होम एंड अवे होता है, तो फिर पता चलता है कि यार कौन सी टीम तगड़ी है। अब ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, वो अजीब ही होम एंड अवे का कॉन्सेप्ट है। एक टीम से आप अवे खेल रहे हैं, एक टीम से आप होम पे खेल रहे हैं, तो भाई ये तो टू मी दिस आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप इज नॉट सच अ बिग थिंग, इज जस्ट अ गिमिक टू मी। साफ सीधी बात मैं कर रहा हूँ। मेरी नजर में जो टीमें भी आती हैं फाइनल में, आप ठीक है, आप उनको अगर कहने के लिए आप कह दीजिए ये वर्ल्ड आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत गया, बट टू मी इट मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि वो सही मानों में तो चैंपियन नहीं होगा। चैंपियन वही है जो कंसिस्टेंटली नंबर 1 रहे rankings में, who can remain consistently number 1 in the rankings. To me that team is the number 1. तो इतना I don't think कि इसको इतना मतलब वो देना चाहिए यार कि मतलब इंडिया क्वालिफाई करे ना करे, नहीं भी करते तो क्या फर्क पड़ता है। क्या इंडिया की जी सर 5 टेस्ट मैचेस उनको मतलब इंडिया को अभी यहाँ से जीतने हैं, तो अगर इंडिया यहाँ पर इस सीरीज में अगर 1 टेस्ट मैच भी जीतता है मिनिमम, जो कि आपके प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग, और अगर इंग्लैंड के साथ जो होम सीरीज है वहां पर इंडिया को फिर क्लीन स्वीप करना पड़ेगा, यानी कि 4-0 से जीतना पड़ेगा, तब इंडिया का चांस बनेगा क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ से थोड़ा सा टफ हो गया। देखिए इंग्लैंड की टीम बहुत अच्छी टीम है, यस सर, एंड दे आर नाउ यूज्ड टू प्लेइंग इन मतलब सब कॉन्टिनेंट कंडीशन। आपने आईपीएल में उनको खिला के और दूसरी लीग में पीएसएल में खिला के पक्का कर दिया, खास करके आईपीएल। हाँ, तो वो दे आर वेरी गुड, दे वन देयर सीरीज इन श्रीलंका लास्ट टाइम आई थिंक,
दे डिड वेरी वेल इन इंडिया आल्सो, तो वो नहीं है 4-0 तो आप भूल जाओ कि इंग्लैंड आपको 4-0 जीतने देगा। तो अब यही एक सीरीज है जिसमें इंडिया के टर्न अराउंड थिंग्स, बट आई थिंक दे लॉस्ट द मोमेंट इन द फर्स्ट टेस्ट, दे हैड द मोमेंट इन द फर्स्ट टेस्ट। अगर उस वक्त वो पकड़ लेते ऑस्ट्रेलिया को और ये टेस्ट में जीत जाते तो फिर एक सिचुएशन डिफरेंट होती। और फिर उसमें फिर सबसे बड़ा इशू ये है कि यार देखो ना, कोहली 3 टेस्ट मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। आपका रेगुलर कप्तान नहीं है, आपका बेस्ट बैट्समैन नहीं है, तो फर्क तो पड़ता है ना। आप देखो ना, बाबर आजम नहीं है पाकिस्तान टीम में, तो फर्क पड़ा ना T20 सीरीज में। आई मीन इफ ही हैड बीन इन द टीम, मे बी दैट 2-1 कुड हैव बीन 2-1 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। तो आपका जब टॉप बैट्समैन नहीं खेल रहा होता है, उससे फर्क बहुत पड़ता है, चाहे आपके बैकअप में कितने भी अच्छे बैट्समैन हो। लेकिन एक खौफ होता है जब कोहली बैटिंग करने आता है, तो एक डर होता है। बाबर आजम जब एक आता है तो एक अपोजिंग बॉलर के ऊपर जहन में एक बात होती है कौन आया खेलने के लिए। तो मुश्किल लग रहा है मुझे कि इंडिया अब क्वालिफाई कर पाएगा फाइनल के लिए, गिवन द सॉर्ट ऑफ मैचेस दे हैव अप अहेड टू प्ले अगेंस्ट। अगर मतलब हम लोग इस पे बात कर लें कि आईसीसी के टाइटल्स, क्योंकि इंडिया काफी टाइम से नहीं जीत रहा है, क्योंकि आई थिंक 2013 में उन्होंने जीता था आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद से अभी तक इंडिया मतलब नॉकआउट्स में पहुंचता है हर आईसीसी टूर्नामेंट के। हम सबको यही लगता है कि मतलब इंडिया जो है वो बेस्ट टीम है, क्योंकि टेबल पर टॉप वही करता है इंडिया। अगर आप उठा के देख लो तो शायद एक बार ऐसा हुआ था कि टेबल टॉप नहीं किया, अदरवाइज हर टूर्नामेंट में उन्होंने जो है टेबल टॉप किया। तो उसके बावजूद भी मतलब जब सेमीफाइनल में पहुंचते हैं या फिर अगर बाई चांस फाइनल में जाते हैं, तो मतलब वहां पर चोक कर जाता है इंडिया। और जिस तरीके से मतलब या तो कभी लगता है कि प्लानिंग नहीं सही है, या कभी लगता है कि उनकी जो है वो मतलब उन्होंने स्ट्रेटेजी सही से नहीं बनाई, या वो प्रिपेयर कभी कभी नहीं लगते। तो रीजन समझ में नहीं आता कि वही गलतियां मतलब बार बार रिपीट हो रही कि या तो कैप्टनसी में मिस्टेक है, क्योंकि यही हमने धोनी के साथ भी देखा था। जब 14 का वर्ल्ड T20 हुआ था तब तो धोनी था कैप्टन, फिर 15 का वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी धोनी कैप्टन थे, फिर 16 का वर्ल्ड T20 जो इंडिया में हुआ था वहां भी धोनी कैप्टन थे, फिर 17 की चैंपियंस ट्रॉफी और 19 का जो लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप था उसमें विराट कैप्टन थे। पर सबके साथ यही कॉमन ट्रेंड देखा है कि मतलब प्लेयर्स जो होता है वो प्रेशर लगता है कि झेल नहीं पा रहे हैं, या फिर वो उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो सामने वाली टीम ज्यादा लगता है कि वो ज्यादा प्रिपेयर होके आई है या उनके खिलाफ ज्यादा प्लान करके आई है, हर एक बैट्समैन को जिस तरीके से मतलब आउट करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि मतलब इंडिया के साथ ये जो मतलब जो चली आ रही है 14 से लेकर, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि प्लेयर्स में टैलेंट तो है, हम सब जानते हैं टैलेंट कितना ज्यादा है, पर फिर भी अगर आप उस टैलेंट को मतलब बड़े स्टेज पे परफॉर्म कर कोई एक बड़ा टाइटल ना जीतो, क्योंकि एंड में हम सब जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में और सब लोग को जब तक आपके पास एक वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं होगी या कोई आईसीसी का इवेंट नहीं होगा, तब तक आपको कोई नहीं याद रखेगा। आप चाहे जितनी सीरीज जीत लीजिए, चाहे आप कितनों को भी हरा लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को हरा लो, चाहे किसी भी टीम को हरा लो, लेकिन सबके पास अगर एक टाइटल है तो फिर वही याद रखते हैं। तो धोनी वही की जो आप मिसाल दे रहे शुभ, धोनी तो हैज मतलब इज द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन एज फार एज इवन आईसीसी कंसर्न। तो वो तो वर्ल्ड T20 भी जीता हुआ है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता हुआ है, वर्ल्ड कप भी जीता हुआ है आफ्टर 2013 मतलब मैं बता रहा हूँ। और लेकिन आई थिंक देखें बात ये है कि इंडिया का अगर आप जैसे कहते हैं एक चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल ले ले, या आपका 2015 का वर्ल्ड कप ले ले, या फिर उसके बाद 2019 का वर्ल्ड कप ले ले, आई थिंक यू नो, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ये फील आती है इंडिया को जब मैं देखता हूँ खेलते हुए, और अभी एडिलेड में मुझे ये फील आई, मुझे कभी कभी ये फील आती है कि ये ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। I mean, it's not that they are overawed by the occasion. It's that they think they've got the situation under control. और ये शायद फिर सामने की टीम को वो रिस्पेक्ट नहीं देते, या उतना मतलब उस तरह से नहीं देखते जैसे देखना चाहिए आपको कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में। जो 2019 का वर्ल्ड कप था उस पर डेफिनेटली मुझे ये फीलिंग आई। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान से हारे फाइनल, उसमें भी मुझे ये फीलिंग आई कि दे वर टेकिंग इट, टू मी इट सीम्ड एज इफ दे टुक थिंग्स टू इजीली। अच्छा, जो लास्ट ईयर जो हारे ये वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, उसमें तो चले यू कैन पुट इट डाउन टू दिस, क्योंकि वो सेमीफाइनल मतलब 2 दिन पे चला गया, और उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ता है। इफ यू आर प्लेइंग अ मैच इन वन डे एंड देन इट गोज आउट टू द नेक्स्ट डे, कंडीशन से फर्क पड़ता है। मे बी इंडिया गॉट द रफ ऑफ द लक, ठीक है, लेकिन मुझे जनरली लगता है ये शुभम कि ये ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं कभी कभी, मुझे ये फील आती है कि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में ये जो है ना मैच अपने हाथ से जाने देते हैं। दैट इज द रीजन व्हाई दे हैवंट वन आईसीसी इवेंट अंडर विराट कोहली एज येट। अगर आप देखें जो 2018 का एशिया कप था जिसमें रोहित ने कप्तानी की थी, उसमें भी इंडिया को 2-3 बड़े क्लोज मैचेस खेलने पड़े थे, बिल्कुल। बट आई थिंक उधर इंडियन टीम का एटीट्यूड डिफरेंट मुझे नजर आया था कि रोहित का जो कप्तानी थी, आई थिंक उसने हर मैच को वैसे ही लिया जैसे लेना चाहिए था, एंड दैट इज व्हाई दे एंडेड अप विनिंग दैट एशिया कप। कोहली का मुझे कभी कभार ये फील आती है, कभी कभी आई गेट दिस फीलिंग
कि at times he relaxes a bit and at times he tends to take the opponents too lightly. और यहाँ पर जो है ना, फिर आप अगर opponent को lightly लेंगे तो फिर आप फंसेंगे, फिर आप मतलब sports is a competitive sports, you can't take any opponent lightly at any time. I have seen this happen so many times. मैंने देखा 96 के वर्ल्ड कप में जब पूना में केनिया ने अपसेट कर दिया वेस्ट इंडीज को, लारा जैसा प्लेयर मतलब वाली साइड थी। मैंने देखा बांग्लादेश केम सो क्लोज टू अपसेटिंग पाकिस्तान इन 2003 इन मुल्तान। तो बड़े अपसेट देखे हैं, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया 2099 के वर्ल्ड कप में। तो यू कांट टेक लाइक, तो मुझे माय फीलिंग इज दिस, आई मे बी रॉन्ग, बट मेरी जो असेसमेंट है, जो मैंने देखा है ये इवन दिस एडिलेड टेस्ट मैच अगर मैं देखता हूँ, मुझे ये फील आती है कि ये कभी कभी ना बहुत रिलैक्स कर जाते हैं, ये समझते हैं कि मैच हमारे हाथ में आ चुका है और अब जो है हम जीते ही जीते हैं, और वहां पर जो है देन दे टेंड टू, मतलब वरना इंडिया की जो टीम थी लास्ट ईयर की वर्ल्ड कप की, और जिस तरह इंडिया की टीम खेल रही थी, देयर वाज नो वे इंडिया शुड नॉट हैव प्लेड द फाइनल यार। आई मीन मुझे तो नहीं समझ में आया कि इंडिया कैसे नहीं फाइनल खेला। सिमिलरली 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, आपने एक टीम को लीग मैच में इतना मतलब वन साइडेड करके मारा, उसके फाइनल में जाके मतलब आपने इतना रन करा दिए। लेकिन ठीक है, आई थिंक मे बी उसमें ये भी आप ध्यान में रखें कि वही वाली बात है कि एक बॉलर का एक स्पेल डल जाता है। तो आई थिंक इन दैट फाइनल आमिर गॉट दैट दैट इवेसिव दैट एक्सेप्शनल स्पेल गोइंग, जो उसने 3 विकेट शुरू में ले ली तो उससे फर्क पड़ा बहुत। लेकिन अदरवाइज आई थिंक इंडिया का थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि दे गेट ओवर कॉन्फिडेंट। यस, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि मतलब देख लो तो आप, यही चीजें रिपीट होती जा रही, बार बार यही चीजें हो रही हैं, तो ये थोड़ी चीजें हैं जो टीम मैनेजमेंट को ध्यान देनी पड़ेगी। और इसी से रिलेटेड है मेरा अगला सवाल यही कि मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा की कैप्टेंसी के बारे में बहुत ज्यादा बात होती है इंडिया में कि अब शायद विराट का टाइम अप हो चुका है, और विराट से एटलीस्ट फॉर ओडीआई क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब लिमिटेड ओवर्स में, T20 और ओडीआई में। टेस्ट क्रिकेट में तो विराट की कैप्टेंसी पे भी कोई सवाल नहीं, पर अभी ओडीआई और T20 में यह बात चलती है कि रोहित शर्मा के जिस तरह से रिकॉर्ड है, जितनी बार भी उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है कैप्टेंसी की इंडिया की, उन्होंने हर बार अच्छा ही किया और टाइटल जितवाया है, चाहे वो निदास ट्रॉफी 2018 में और एशिया कप 2018 में। तो और जितनी बार भी उन्होंने ओडीआई मैचेस में भी करी है तो बहुत अच्छी करी है। तो ये बात चलती है कि एक बार क्यों ना उनको ट्राई किया जाए रोहित शर्मा को, और देखा जाए कि कैसे कप्तान है वो भी, क्योंकि विराट एज अ बैट्समैन भी खेल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और बैट्समैन में तो उनकी कोई जगह रिप्लेस करने वाला है भी नहीं। तो आपको कैसा लगता है कि क्या रोहित शर्मा की को मतलब 2021 यानी जो नेक्स्ट ईयर है T20 वर्ल्ड कप, उससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि कैप्टनसी मिलेगी रोहित शर्मा को, पर उसके बाद अगर अगर बाई चांस इंडिया नहीं जीतती 2021 का T20 वर्ल्ड कप, तो क्या आपको लगता है कि रोहित हो सकते हैं कैप्टन? तो देखें, ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है, इसलिए क्योंकि आप ध्यान में रखें कि व्हेन यू हैव टू प्लेयर्स लाइक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, खासकर विराट कोहली, अब वो ठीक है आप कुछ भी कह लें कि मतलब मुल्क की खातिर हमने ये करना है वो करना है, लेकिन भाई जब इंसान इस लेवल पे आपको ऊपर वाला पहुंचा देता है, इस ग्रेटनेस पे पहुंचा देता है, तो ये भी ध्यान में रखिए कि फिर वो एक ईगो भी वैसे ही होता है, फिर चाहे वो माने या ना माने। टू मी द बिगेस्ट चैलेंज इज नॉट कि रोहित को बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। ठीक है, आप रोहित को बना सकते हैं, बिल्कुल रोहित डिजर्व्स अ चांस एट व्हाइट बॉल क्रिकेट, लेकिन द चैलेंज फॉर द बीसीसीआई एंड द सेलेक्टर्स विल बी कन्विंसिंग विराट कोहली कि यार हम रोहित को बनाना चाहते हैं कप्तान व्हाइट बॉल का, और तुम रोहित के अंडर खेलो व्हाइट बॉल में। दैट इज द मेन इशू फॉर मी, क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी कि आप विराट जैसे बंदे को आप कन्विंस कर लो कि नहीं यार, क्योंकि देखें उसका रिकॉर्ड व्हाइट बॉल में बुरा तो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट हिज रिकॉर्ड इन व्हाइट बॉल, ठीक है आईसीसी टूर्नामेंट वो नहीं जीता, वो एक अलग बात है, बट वैसे लॉजिकली ही गॉट अ वेरी गुड रिकॉर्ड, ही गॉट अ विन परसेंटेज ऑफ ओवर 70-75%। ऑस्ट्रेलिया में भी T20 सीरीज आप जीते, ठीक है, आप मतलब वनडे भी मतलब द लास्ट मैच यू वन द लास्ट वनडे, तो इट्स नॉट दैट हिज रिकॉर्ड इज बैड। तो ऐसे कप्तान को हटाना और फिर वो के टीम का वो इतना बड़ा मतलब बैट्समैन हो, तो मतलब आई डोंट नो, मतलब वो बड़ा, क्योंकि अगर आप देखो तो जब वेस्ट इंडीज टीम थी, जब लारा खेलता था वेस्ट इंडीज से, बड़ा मुश्किल हुआ वेस्ट इंडीज क्रिकेट में, बहुत प्रॉब्लम्स आए जब लारा को हटाया गया एज कैप्टन, और मतलब ही वाज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट बिकॉज ही वाज, आई मीन वो तो लारा था ना यार, मतलब लारा को आप कैसे आराम से बोलो कि नहीं यार आप कप्तानी नहीं करो, आप हटा दो। तो ये चीज इज द चैलेंज, एंड ये अब आई थिंक क्योंकि सौरव गंगुली बैठा हुआ है बीसीसीआई के मतलब ही इज हेडिंग द बीसीसीआई, आई थिंक इट्स अप टू हिम कि वो अगर समझता है कि रोहित को चांस मिलना चाहिए, देन ही हैज टू कन्विंस दिस मतलब विराट कि जी ये चीज हम करने जा रहे हैं, और वी वांट यू टू सपोर्ट रोहित एंड वी वांट यू इन द टीम। ये मेरे लिए चैलेंज है, मेरे लिए ये चैलेंज नहीं है कि विराट कप्तानी करे रोहित करे, दोनों ही अच्छे कप्तान हैं, साफ सीधी बात है,
लेकिन अगर आप चेंज करने जाते हैं तो फिर विराट को आप कैसे कन्विंस करते हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इट वॉन्ट बी इजी बिकॉज कुछ भी वो क्या है, लेकिन ईगो भाई बड़ा ईगो था। मैंने यहाँ देखा इमरान और जावेद मियादाद जब थे, तो इमरान जब रेगुलर कप्तान था तो आई रिमेंबर वन सीरीज लाइक ही रिफ्यूज टू प्ले अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और उसने कहा जी मैं वेस्ट इंडीज से आके खेलूंगा, जब वेस्ट इंडीज आएगी 1990 की बात बता रहा हूँ, तो जावेद को कप्तान बनाया गया था। तो लाइक उसने वैसे तो कुछ नहीं बोला इमरान ने कि हाँ ठीक है, बट व्हेन ही केम बैक फॉर द वेस्ट इंडीज सीरीज एट दैट टाइम जावेद वाज कैप्टन। So when he came back, and Javed had won the series in New Zealand, but when Imran came back from UK for the West Indies series, मतलब साफ क्लियर था कि he wanted to be the captain, मतलब वो वैसे नहीं, लेकिन he wanted to be the captain, और फिर वो अगले दिन कप्तान बन भी गया, अगले दिन जज ने विड्रॉ भी कर दिया। तो ये सिचुएशन थोड़ा सा जो है ना, ये देखना बड़ा नेसेसरी। इट्स नॉट, मतलब कोहली इज नाउ, आई मीन कोहली को आप सिर्फ एक प्लेयर ना समझे, आई मीन कोहली इज टोटली ऑन डिफरेंट लेवल। तो कोहली को हैंडल करना इज द की, कि अगर आप रोहित को कप्तान बनाना चाहते हैं तो फिर आप कोहली को पहले हैंडल करें, फिर आप रोहित को कप्तान बनाएं। यस सर एक उसका और दूसरी ऑप्शन ये है कि कोहली टीम में ना हो, जैसे एशिया कप में था, बस उसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं। और अभी भी सर आप देख लो तो विराट कोहली वापस गए तभी रोहित शर्मा का चांस बनेगा खेलने के लिए टेस्ट सीरीज में। हाँ, लेकिन रोहित तो का तो खैर वो क्योंकि फिटनेस इशू आया ना, वरना अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस होते तो आई थिंक ही वुड हैव प्लेड फ्रॉम द स्टार्ट।